हेलो साथियों, मैं राज भालेरा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम पर। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के एक टॉपिक भारतीय संविधान सभा के बारे में। देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा क्या है, एक्चुअल में भारतीय संविधान सभा का गठन क्यों किया गया और इसे संविधान की निर्मात्री सभा भी क्यों कहा जाता है और क्या रीज़न है इसके गठन करने के पीछे का और क्यों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वह बार बार ब्रिटिश शासन के समक्ष इस संविधान सभा के निर्माण करने की मांग को बार बार उठाते रहे। कई समितियां आई, कहीं व्यक्तिगत आए, कहीं सभाएं गठित की गई कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो। तो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, पहले तो इसके दो पॉइंट याद रखने हैं आपको कि जो संविधान सभा थी, यानी जो संविधान सभा या कहे तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी, इसने दो रूपों में काम किया था। देखो, जब यह गठित हुई थी यानी नवंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक अगर बात करेंगे तो यह संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, संविधान निर्मात्री सभा इसलिए क्योंकि ये जो नवंबर 1946 से नवंबर 1949 तक का जो फेज था, इस फेज में इस संविधान सभा ने संविधान को बनाने का काम किया था। यानी जो हमारा वर्तमान संविधान है उस संविधान को बनाने का, यानी कौन से प्रावधान कहाँ होंगे, कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में होंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ भारतीय संविधान में होगी, इन सभी चीज़ों का निर्धारण इसी सभा ने नवंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक किया। इसीलिए इसको हम स्टार्टिंग वाला इसका एक काम बोलते हैं कि यहाँ संविधान निर्मात्री सभा रही नवंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। और दूसरा रूप इसका यह था कि यह अंतरिम संसद या विधि निर्मात्री सभा के रूप में भी काम करते रही। तो अगर अंतरिम संसद और विधि निर्मात्री सभा के रूप में बात करेंगे तो यहाँ नवंबर 1946 से लेकर मई 1952 यानी मई 1952 तक इसने अंतरिम संसद या विधि निर्मात्री सभा के रूप में भी काम किया। देखो, अब यहाँ पर देखना है अंतरिम संसद, यानी एक काम तो इसका यह था कि संविधान का निर्माण करना, साथ ही साथ देखिए संविधान का निर्माण करने के साथ साथ यहाँ एक अंतरिम संसद यानी जो वर्तमान हमारी संसद है, जो संसद वर्तमान काम करती है, जैसे विधि निर्मात्री सभा, यानी जो संसद का काम क्या होता है वर्तमान में कि जो देश के मुद्दे होते हैं, देश में जो विधियां होती हैं, उन विधियों को बनाए और उनका क्रियान्वयन पूरे देश में अच्छे से करे। उसी तरीके से जब यह संविधान सभा हमारे देश के संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसी समय पर साथ साथ में इसने अंतरिम संसद यानी निर्मात्री सभा के साथ साथ एक अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया, या कहें तो विधि निर्मात्री यानी कानून बनाने वाली एक सभा के रूप में भी काम किया। तो इन दोनों का एक जो टर्म है यहाँ पर फेज याद रखना है कि संविधान निर्मात्री सभा का जो फेज रहा वह 46 से लेकर 49 तक रहा। और अगर बात करेंगे विधि निर्मात्री सभा की तो इसका फेज रहा नवंबर 1946 से लेकर मई 1952 तक। देखो, मई 1952 तक इसलिए रहा क्योंकि 1992 में हमें पता है हमारे देश के पहले चुनाव हुए थे, इसीलिए जब तक चुनाव नहीं हुए यहाँ अंतरिम संसद के रूप में काम करते रहे। आई होप यह दो पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में यह संविधान सभा कैसे कैसे आगे आई। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो संविधान निर्मात्री सभा है इसको गठित करने के लिए, इसके निर्माण के लिए किन किन लोगों ने किन किन समय पर ब्रिटिश सरकार के सामने इनकी मांग उठाई।
तो सबसे पहले आए थे सन 1924 में, जो थे स्वराज पार्टी के द्वारा। यानी जो स्वराज पार्टी थी, उस स्वराज पार्टी ने सन 1924 में सबसे पहली बार यह मांग उठाई कि भारत के लिए, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और बाद में इनके प्रयासों को देखते हुए, इनसे प्रेरित होकर सन 1934 में आते हैं एम एन रॉय। और एम एन रॉय सबसे पहले प्रथम औपचारिक मांग करते हैं संविधान सभा के गठन की। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनती है, तो फिर होता है फैजपुर अधिवेशन 1937 में। और इसी 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए थे, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1924 में जो स्वराज पार्टी थी, उस स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई और संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई। फिर इनसे प्रेरित होकर फिर आते हैं 1934, यानी 10 सालों बाद आते हैं एम एन रॉय। और एम एन रॉय कहते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक भारतीय संविधान सभा के गठन का किया जाना जरूरी है। फिर यहाँ भी बात नहीं बनती है, तो जो फैजपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, तो इसी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ अंग्रेजों के समक्ष एक मांग रखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अब देखिए, यह समय समय पर मांग उठती रही और हमें पता है कि ये जो 1937 के बाद वाला जो फेज था, वह द्वितीय विश्व युद्ध का फेज था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के प्रेशर में और इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या करती है ब्रिटिश सरकार कि भारतीय संविधान के जो संविधान सभा है उसके गठन की मांग को स्वीकार कर लेती है। और जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, यानी जो अगस्त प्रस्ताव था, उस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इस संविधान सभा के गठन की मांग को एक्सेप्ट कर लेती है। देखो, यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है कि इन्हीं मांगों व द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि ठीक है, हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई और नवंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु इस संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो देखिए, यहाँ तक तो कहानी क्लियर होगी, आई होप, कि सबसे पहले अगर किसी ने मांग उठाई भारतीय संविधान के निर्माण की, तो वह थी स्वराज पार्टी और यहाँ आवाज़ उठाई थी सन 1924 में। फिर इसी के जस्ट 10 साल बाद आते हैं एक एम एन रॉय नाम की व्यक्ति, जो सन 1934 में संविधान सभा के गठन की सबसे पहली औपचारिक मांग करते हैं। और बात यहाँ भी नहीं बनती है, तो जो फैजपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1937 में, उस फैजपुर अधिवेशन में पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग उठाते हैं। और इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की जो सरकार थी, वहाँ अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और नवंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कर देती है। आई होप क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा थी, इसके सदस्य कितने थे, कहाँ से कितने सदस्य चुने गए, इसमें कितनी महिलाएं थी, इसमें एसटी का कितना प्रतिनिधित्व था, इसमें
मध्य प्रदेश से कौन कौन सदस्य शामिल थे, और साथ ही हम देखेंगे अब कि इसमें मुस्लिम महिलाएं कितनी शामिल थी। तो देखिए, सबसे पहले तो संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 में, लेकिन अब इसका गठन हुआ तो इसके सदस्य भी कहीं ना कहीं चुने गए होंगे। तो इसके जो सदस्य थे उनके सदस्यों को चुनने के लिए जो चुनाव हुए थे वह जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में करवाए गए, और इसमें जो चुनाव हुए थे वह सारे के सारे चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से और प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। यानी जो उस समय के जो भी राज्य यानी जो प्रांत थे, उन प्रांतों में जो विधानसभाएं थी और उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों ने इस संविधान सभा के सदस्यों को इलेक्ट किया था, यानी निर्वाचित किया था। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत या फिर जो प्रोसेस था, जो पद्धति थी, जो मेथड थी, उस मेथड का नाम था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए, यह एक बहुत ही फेमस पद्धति है जिसके द्वारा हमारे भारत में राष्ट्रपति का और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी किया जाता है। लेकिन इसका सबसे पहला यूज किया गया था जो हमारी संविधान सभा थी उसके सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए। इसकी डिटेल हम राष्ट्रपति वाले पार्ट में पूरी साथ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतने याद रखें कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, और इनके इलेक्शन कैसे हुए, तो इनके इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए, और किनके द्वारा हुए, तो उस समय के जो प्रांत थे यानी जो राज्य थे और उन राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर यानी जो निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। और किस विधि से किया, तो वह विधि थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलो अब हम देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसके टोटल मेंबर कितने थे। तो उसके टोटल मेंबर थे 389, यानी पूरी संविधान सभा के टोटल मेंबर थे 389, जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे यानी जो ब्रिटेन के अधीन राज्य थे, ब्रिटेन के अधीन जो प्रांत थे वहाँ से टोटल 292 सदस्य थे, और 4 ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत यानी जैसे वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज होती है जहाँ पर राज्यपाल का शासन होता है यानी संघ शासित क्षेत्र होते थे, उसी तरीके से उस समय पर ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत होते थे जहाँ पर ब्रिटेन का जो कमिश्नर होता था, ब्रिटिश सरकार का जो कमिश्नर होता था वहाँ इन प्रांतों पर रूल करते थे। तो 4 वहाँ सीट है और टोटल ब्रिटिश प्रांतों से 292 यानी टोटल 296। भारतीय रियासतों से बात करेंगे तो टोटल 93 सीटें थी वह भारतीय रियासतों से थी, और जो ये 93 सदस्य थे भारतीय रियासतों से, उन 93 सदस्यों को चुनाव किया गया था यानी उनका मनोनयन किया गया था उन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मालवा रियासत है, तो जो मालवा रियासत का उस समय का जो भी प्रमुख रहा होगा उस प्रमुख ने क्या किया, किसी व्यक्ति को इलेक्ट किया संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए। फिर इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिलाएं थी जो बेगम एजाज रसूल थी। यानी एकमात्र फीमेल जो मुस्लिम थी वह थी बेगम एजाज रसूल। और टोटल फीमेल्स की बात करेंगे, टोटल महिलाओं की बात करेंगे संविधान सभा में, तो वह थी टोटल 50। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति से हमारी संविधान सभा में टोटल 33 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन गया था, तो वहाँ थे एक सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत व डॉक्टर हरि सिंह गौर। यह 3 सदस्य ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के रहे और संविधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन हमको पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का जैसे ही विभाजन हुआ तो ये जो संविधान सभा के सदस्य
टोटल 389 थे, वही 389 अब बच गए केवल और केवल 299 मेंबर्स में। यानी जब गठन हुआ था संविधान सभा का उस समय तो हमारे पास टोटल 389 मेंबर हो चुके थे, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो संविधान सभा थी उसके जो टोटल मेंबर थे उनकी संख्या रह गई अब घटकर 299। और जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए, यानी जब संविधान बनने के बाद में उस पर सिग्नेचर का टाइम था, उस समय इस संविधान के सदस्यों की संख्या थी 284। अगर बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद में 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया। फिर से पुनर्गठन करने का पीछे यही रीजन था क्योंकि भारत का विभाजन अब 2 हिस्सों में हो चुका था। अब बैठकों की बात करेंगे तो सबसे पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 में, और इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक अस्थायी सदस्य यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर संविधान की दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, और इसमें एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर आगे इसमें आए एक सचिव के रूप में व्यक्ति, और उन व्यक्ति का नाम था एच.वी. अयंगार। इस एच.वी. अयंगार को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, और बी.एन. राव जो थे वहाँ संविधान समिति का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी संवैधानिक सलाह जब भी आवश्यकता होती थी तो वहाँ संवैधानिक सलाह देने का काम बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, यह बहुत बड़े एक विद्वान थे, इनको दिया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात करें तो यह हुई थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, और इसी तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी जो हमारी प्रस्तावना वाला जो हमारा पोर्शन है उस प्रस्तावना वाले पोर्शन को पेश किया, प्रस्तुत किया, और जैसे यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा में पारित किया, और जैसे ही यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी शब्द लिखे थे, जो भी आदर्श लिखे थे, वहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। यानी जो वर्तमान में हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जो आदर्श वाक्य लिखे गए हैं, यानी जो आदर्श हमें बताए गए हैं, वही सारे आदर्श इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए थे। ठीक है, आज तक हम इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके पार्ट में देखेंगे, हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित की गई समितियां। अभी तक तो हमने संविधान सभा के बारे में जाना, संविधान सभा क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, और किन किन व्यक्तियों की मांग पर इस संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और इसके सदस्य कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य थे, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे कि इसने किन किन समितियों को सहायता लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई तो आप इसको खूब शेयर करें और लाइक करें।